अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड एवोगाड्रोस नंबर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, इससे बच्चे आज हमने स्टडी करना है। पहले लेक्चर नंबर 1 में भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, आज भी बेटा हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इस टॉपिक में रिलेशनशिप बतानी है। सबसे पहली बात ये होती है कि मोल क्या होता है। ये मोल क्या चीज है? तो मोल इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ये बेटा एक लातीनी जुबान से इसे निकाला गया था, जिसका मतलब है ढेर। अगर किसी भी चीज के ढेर पड़ा हुआ हो, पाइल पड़ी हो, तो दैट इज कॉल्ड मोल। मोल का कंसेप्ट क्यों आया? तो आमतौर पर मोल का कंसेप्ट बेटा क्यों आता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो मोल होगा इसको आपने दो तरीकों से पढ़ना है। एक आप इसे वेइंग यूनिट के तौर पर पढ़ेंगे। वेइंग यूनिट क्या होता है कि किसी चीज का अगर वजन करना तो उसे बच्चे वेइंग यूनिट कहते हैं। दूसरा बच्चों आपने इसे काउंटिंग यूनिट के तौर पर भी पढ़ना है कि मोल इज आल्सो यूज एज ए काउंटिंग यूनिट। किसी चीज को काउंट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। वेइंग यूनिट से क्या मुराद है? तो आपने बात को समझना है। अगर आपने सोडियम को देखते हैं, ये जो सोडियम है बेटा, अगर इसके एक एटम का हम वजन करते हैं तो उस एक एटम का वजन जो होगा वो 23 AMU होगा। 23 एटॉमिक मास यूनिट होगा एक एटम का वजन। ये इतना कम वजन है कि आप किसी भी आम तराजू के ऊपर इस वजन को वे नहीं कर सकते। यूं समझें कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है क्योंकि ये इंतहाई कम वजन है। अब एटम कितना छोटा होता है तो आप अंदाजा लगा दीजिएगा। अगर बेटा आप एक फुल स्टॉप लगा लेते हैं, मतलब आप किसी भी जगह पे एक छोटा सा नुक्ता लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो इस फुल स्टॉप के अंदर देयर आर प्रेजेंट 2 मिलियन एटम्स। तो इस फुल स्टॉप के अंदर बेटा 2 मिलियन एटम्स होंगे। मतलब यह है कि इस फुल स्टॉप के अंदर 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। एक जो मिलियन होगा वो 10 लाख के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि इस नुक्ते के अंदर बच्चों 20 लाख एटम पाए जाते हैं। 20 लाख एटम। तो 20 लाख एटम में से एक एटम जो होगा सोडियम का, वो इतना छोटा है कि आप किसी भी तराजू के ऊपर जाके उसे वे नहीं कर सकते। किसी साइंटिफिक प्रोसेस में आप उसे यूज नहीं कर सकते। तब हमारे पास ना मोल का कंसेप्ट आया। मोल क्या था? सारे साइंटिस्ट इस सोच विचार में बैठ गए कि एटम का वजन तो बहुत छोटा है और एटम का ये जो मास होता है ये आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं। एक स्पेशल किस्म का आला आएगा जिसको बेटा आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। वहां जाके आप इसे मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए आपका वक्त भी लगेगा और आप एक एटम का मास जो है मालूम करेंगे, लेकिन यूज नहीं कर सकते एटम्स को। तब हमारे पास ना साइंटिस्ट ने सर जोड़ के बैठ के क्या किया जाए। तब उनके जहन में एक आइडिया आया कि किसी एटम का जितना भी वजन है, मतलब अगर किसी एटम का वजन 23 AMU है, तो उसी वजन को अगर आप ग्राम्स में ले लें तो मजा आ जाएगा। तो बड़ी मजे की बात आ गई कि अगर आपने सोडियम का 23 ग्राम ले लेते हैं तो अच्छा खासा वजन हो जाता है। तो इसलिए बेटा दैट इज नोन एज ए मोल्स। मतलब किसी भी चीज का जो भी एटॉमिक मास है, जो भी मॉलिक्यूल का मास है, जो भी फार्मूला यूनिट का मास है, अगर बच्चों आप उसे ग्राम्स के अंदर ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोल। तो आपने उसे जो नाम देना है वो मोल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ ए सब्सटेंस। मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा, मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो अगर बच्चों आपने उसे क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया इन ग्राम्स, आपने उसे ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं, तो इस कॉल्ड मोल। तो आपने बेटा उसे मोल कहेंगे। ग्राम्स के अंदर अगर किसी भी चीज का मास को आपने एक्सप्रेस कर दिया तो उसे आपने मोल कहते हैं। अब दैट इज आल्सो नोन एज ए मोलर मास। इसी चीज को बेटा जो आपने दूसरा नाम देना है तो आप इसे मोलर मास भी कहते हैं। तो ये मोलर मास हमारे पास आ जाएगा कि एक मोल का जो वजन होगा दैट इज कॉल्ड मोलर मास। इसे आपने मोलर मास कहते हैं। अब बेटा ये तो हमारे पास आ गया कि 23 ग्राम जो सोडियम होगा, 23 ग्राम अगर आपने बच्चों सोडियम ले लेते हैं तो ये तो हमें पता चल गया ये एक मोल के बराबर है। अब साइंटिस्ट इस बात पे परेशान थे कि सोडियम के एक एटम का मास जो है वो 23 AMU है। आपने उठा के 23 ग्राम ले लिया,
यानी एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन 20 लाख एटम है, तो 23 ग्राम सोडियम के अंदर कितने एटम होंगे? बताओ भाई कितने एटम होंगे? तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक इटली के साइंटिस्ट आते हैं, अमीडो एवोगाड्रोस। उन्होंने अपनी जिंदगी के 5 साल, 5 कीमती साल यानी 5 ईयर जो होते हैं वो इस चीज पे स्पेंड किया कि अगर 5 ईयर्स उन्होंने स्पेंड किया कि अगर किसी चीज का 1 मोल होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है वो 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 होगी। तो ये उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश किया। ये एक ऐसी चीज उसने हमें बताई जिसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन नहीं थी, ये लॉ नहीं है, एक हाइपोथेसिस है। जो बात उसने कही है वो अप्रोक्सीमेटली ठीक है। अगर बेटा आप किसी भी चीज के 6.022 एटम, आयन या मालिक्यूल गिने या किसी चीज के इतनी ज्यादा सब्सटेंसेस गिनना शुरू कर दें तो तकरीबन बेटा उस शख्स को जो है 500 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, फिर जाके ये कैलकुलेशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। तो अब क्लियर हो गया कि अगर किसी चीज का 1 मोल होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद ये होगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर बेटा हमारे पास जो है वो 23 ग्राम सोडियम होगा, तो हम कहते हैं बेटा अगर आपके पास जो है, या आप इसको लेना चाहते हैं कि 12 ग्राम ऑफ, यहाँ पे हमारी बुक की जो एग्जांपल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ना 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, कार्बन का आपने 12 ग्राम लेना है, तो दैट इज आल्सो नाउन एज ए 1 मोल। ये 1 मोल होगा। इसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने होंगे? क्योंकि ये एक एटम नहीं है, इसके अंदर 6.022 जो होंगे वो एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। कार्बन के बेटा इतने सारे एटम्स होंगे। अगर आप हीलियम को लेना चाहते हैं, हीलियम को अगर हीलियम को लेना चाहते हैं तो हीलियम का जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, 4 ग्राम लेंगे। अगर आपने बेटा 4 ग्राम जो है वो आपने हीलियम का ले लिया तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल, ये भी 1 मोल के बराबर होगा। इसके अंदर जो एटम्स की तादाद होगी वो 6.022 ज़रब 10 का 23 एटम्स ऑफ हीलियम होंगे। इतने सारे जो होंगे वो बच्चों हीलियम के एटम्स होंगे। अब ये सवाल पैदा होता है क्या मसला है कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं वो भी 1 मोल है, 14 ग्राम हीलियम ले रहे हैं तो वो भी 1 मोल है। तो बेटा ये हमने कहा था कि अगर किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास है उसको अगर ग्राम्स में ले लोगे तो दैट इज नोन एज ए 1 मोल। तो आपने इसके मोलर मास को, आपने इसका जो मोलर मास है वो असल में जो इसके एटॉमिक मास है उसको ग्राम्स के अंदर आप ले चुके हैं, इसलिए आप मोल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इनके एटम्स की तादाद क्यों बराबर है? तो असल में बेटा ये जो एवोगाड्रोस नंबर है ये हर चीज के बारे में बता रहा है कि जो इस भी चीज को आप लेंगे अगर वो 1 मोल होगा तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स पाए जाते हैं। अब कार्बन और हीलियम के एटम्स क्यों बराबर हैं? असल में कार्बन का जो एक एटम होगा वो हीलियम से भारी होगा। कितना भारी होगा? 3 गुना भारी होगा। मतलब अगर एक तरफ आपने हीलियम का एटम रखा हुआ है, इस तरह बेटा आपने कार्बन का, अगर कार्बन का एक एटम रखोगे तो हीलियम के आपने 3 एटम रखने हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो हीलियम से 3 गुना भारी है। इसलिए बेटा आप कहेंगे ये इससे 3 गुना क्या होगा? भारी होगा। लेकिन बेटा इसलिए आप कहना चाहते हैं कि ये जो एटॉमिक मासेस होते हैं हर एलिमेंट के मुख्तलिफ हैं और उस मासेस के लिहाज से वो उससे क्या होगा? मुख्तलिफ हो जाएगा, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल क्या होते हैं? ये काउंटिंग यूनिट है। जैसे बेटा आप काउंट करते हैं 12 डजन, आप कहते हैं कि हमारे पास एक डजन जो है, एक दर्जन जो है वो 12 चीजों पर मुश्तमिल है। आप कहते हैं 12 पॉइंटर, ठीक है जी। आप कहते हैं 12 व्हाइट बोर्ड, ठीक है जी। अब देखें जो 12 पॉइंटर है ये कितने लाइट हैं और 12 व्हाइट बोर्ड जो है वो कितने भारी हैं, बट दे आर बोथ आर इक्वल इन नंबर्स। वो भी 12 है, वो भी 12 है। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज आ रही है कि अगर किसी भी चीज का 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद हमेशा सेम होगी, लेकिन कुछ लाइटर होंगे, कुछ बेटा जो है वो हैवियर होंगे। जो हैवियर है वो लाइटर से डबल है। सिमिलरली अगर आपने एग्जांपल लेना चाहते हैं सोडियम की, तो आपने 23 ग्राम सोडियम लेते हैं, 23 ग्राम सोडियम बिकम 1 मोल। तो इसके अंदर जो सोडियम के एटम होंगे वो 6.022 जो होंगे वो सोडियम के एटम्स होंगे। अगर बेटा आपने यूरेनियम लेना है तो वो 238 ग्राम आपने यूरेनियम ले लिया, तो ये जो यूरेनियम होगा ये भी 1 मोल है। इसके अंदर भी बेटा 6.022
ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम होंगे, एटम्स ऑफ यूरेनियम होंगे। अगर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन का ले लेते हैं तो दैट आल्सो इक्वल टू 1 मोल, ये भी 1 मोल के बराबर होगा। तो इसके अंदर भी 6.022 ज़रब 10 का 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब आप देख रहे हैं कि सोडियम का एक एटम जो होता है वो हाइड्रोजन के एक एटम से 23 गुना भारी है, 23 गुना भारी होगा। मतलब अगर आप इसके एटम्स को बराबर करना चाहते हैं तो तराजू में एक तरफ आपने सोडियम को रखा, ये सोडियम है, और दूसरे तराजू के अंदर आपने हाइड्रोजन को रखा, लेकिन हाइड्रोजन के आपने 23 एटम्स लेंगे, तब बेटा वो एक सोडियम के बराबर होगा। अब आपने ये काउंटिंग यूनिट जो बनाया हुआ है ये बेटा उसके मास पे डिपेंड है नहीं करता, ये सिर्फ तादाद पे डिपेंड करता है और उसके मोल पे डिपेंड करता है। अब आपने मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ले लें। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि अगर 18 ग्राम हमारे पास वाटर है, ये 18 ग्राम है, ये वाटर ले लेते हैं 18 ग्राम। हम जानते हैं कि 18 ग्राम पानी जो होगा ये 1 मोल के बराबर है। क्योंकि पानी एक मॉलिक्यूल है इसलिए बेटा इसके अंदर 6.022 ज़रब 10 का 23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर बेटा आपने 180 ग्राम यानी 180 ग्राम ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं तो इसका जो मोलर मास होगा वो 180 के बराबर होगा, तो ये भी 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल के अंदर बेटा 6.022 ज़रब 10 का 23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपके पास आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने आइंस लेना चाहते हैं, आइंस की एग्जांपल, तो आपने सल्फेट ले लें, 96 ग्राम ऑफ सल्फेट यानी SO4 - 2 जो होगा इसका 96 ग्राम लेंगे, दैट बिकम 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर होगा। इसके अंदर बेटा 6.022 ज़रब 10 का 23 क्या होंगे, आइंस ऑफ सल्फेट, आइंस ऑफ सल्फेट, ये सल्फेट के इतने सारे आइंस होंगे। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज आते हैं जिससे आप कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये तो इनके मोलर मास है, 23 ग्राम सोडियम जो है ये सोडियम का मोलर मास है, 12 ग्राम जो है वो आपके पास कार्बन का मोलर मास है। अगर आपके पास इससे ज्यादा रकम दे दी जाए फिर क्या करेंगे, अगर वो आपको कहता है 100 ग्राम सोडियम जो है इसके कितने मोल्स बनते हैं, तो फिर बेटा ये आपके पास दो फार्मूलाज आएंगे। पहला फार्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का जो तरीका होगा वो आपके पास आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मैस, जो भी उसने आपको गिवन मैस दिया गया उसको लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आप इसके मोलर मैस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उसके मोल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कहता है पानी के आपको मैं 100 ग्राम देता हूं, बताओ कितने मोल होंगे, तो 100 बाई बेटा 18 करेंगे तो ये 1000 ग्राम दे रहा हूं, बताओ कितने मोल होंगे, 100 बाई 18 करेंगे तो 55.5 मोल्स आ जाएंगे। अब आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास गिवन पार्टिकल्स हो, मतलब कुछ तादाद दी गई हो कि इतने पार्टिकल्स हैं तो बताओ कितने मोल्स होंगे, तो आप बताओगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी उसने तादाद दी हुई है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उसने बेटा इसकी तादाद दी गई है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर से आप इसे डिवाइड कर दोगे तब भी आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट। अब इसमें रिलेशनशिप क्या है, ये मोल है, मोल। अगर बेटा आप इसे गिवन मास में जाना चाहते हैं, मोल को गिवन मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे मोलर मास से जरब दे दीजिए। कैसे बच्चों, आपको कहता है मेरे पास 0.5 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, बताओ इसका मास क्या होगा। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बेटा 44 होता है, तो आपने 0.5 मल्टीप्लाई बाई 44 करेंगे तो ये 22 ग्राम आ जाएगा। ऐसे आपको कहता है 0.5 मोल्स आपके पास पानी के हैं, बताओ कितना मोल होगा, तो 0.5 को इससे तरफ देंगे तो आपके पास इसका मोलर मास इन ग्राम्स आ जाएगा। अगर मोल को बच्चों आपने पार्टिकल्स में काउंटिंग में लेना चाहते हैं फिर एवोगाड्रोस नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है मेरे पास पानी है और इसके 0.5 मोल्स हैं, बताओ कितने पार्टिकल्स बनेंगे, तो 0.5 को आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बेटा आपके पास 3.01 10 पावर 22 जो होंगे, 23 जो होंगे ये बेटा इसके क्या बन जाएंगे,
मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं और इनका मास जो है ग्राम्स में मालूम करने के लिए भी यूज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विक चेक भी करेंगे और गिवन प्रॉब्लम जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।